नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है परिकल्पना। परिकल्पना, जिस पर मैं पिछली कक्षा पर आपको बता चुकी हूँ कि मतलब शोध करने से पूर्व अनुमान लगाना या परीक्षण करना या गलती या कोई त्रुटि आती है तो उस पर हम संशोधन कर सकते हैं। तो जिसको मैंने बताया था हाइपोथेसिस, या किसी को हम अध्ययन कर सकते हैं, संभावित अपने आधार पर हम किसी चीज़ को बदल सकते हैं। मतलब आपको शोध या अनुसंधान करने से पूर्व उसके पहले हमें जो जांच करना पड़ता है कि उसकी पूर्वानुमान करना पड़ता है कि हमें क्या कार्य करना है, देखना पड़ता है, तो वो होता है परिकल्पना करना। जब हम कल्पना कर ले रहते हैं पहले से कि किसी चीज़ को हमें कैसे रूप देना है करके। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि परिकल्पना क्या है, परिकल्पना की विशेषता और परिकल्पना के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं परिकल्पना, इसके आधार पर हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक धारणा है जो कुछ सबूतों के आधार पर बनाई जाती है या किसी भी जांच का प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं, जो शोध प्रश्नों को एक भविष्यवाणी के रूपों में बदल देता है, जिसमें हम चर हो गया, संख्याएं हो गई और चरों के बीच संबंध जो जैसे घटक होते हैं शामिल हैं। एक शोध परिकल्पना एक परिकल्पना है, इसका उपयोग हम दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को परीक्षण के लिए हम किया जा सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल्स के वो होते हैं जो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जिन पर हम संख्या के आधार पर या किसी प्रकृति या स्थान के आधार पर या किसी भी आधार पर हम उसको बदल सकते हैं। मतलब उसमें बदलाव संभव हो सके वो चीज़ हो सकती है परिकल्पना। फिर नेक्स्ट आता है कि परिकल्पना की विशेषता क्या है। परिकल्पना की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से, जैसे मैं बताई थी पिछले में आपको कि कार्य किस प्रकार से होते हैं, उसके स्रोत क्या क्या होते हैं। आज इसकी विशेषता किस लिए उपयोगी है, आज हमें क्यों हमें परिकल्पना करना आवश्यक होता है। तो विशेषता जैसे पहला पॉइंट है कि परिकल्पना को विश्वसनीय बनाने के लिए स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, या बोल सकते हैं फिर उसको कि स्पष्ट होने चाहिए, सरल भाषा शैली में होनी चाहिए। यदि परिकल्पना एक संबंध परक परिकल्पना है तो इसके चरों के बीच हमें संबंध बनाने के लिए हमें उसको बताते हुए उसे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परिकल्पना विशिष्ट होना चाहिए, जिसमें हमें अधिक परीक्षण करने की गुंजाइश होनी चाहिए। मतलब कि जिस पर हम अधिक परीक्षण कर सकते हैं तभी तो बदलाव संभव है, नहीं तो अन्यथा अगर मतलब उसमें कुछ अधिक परीक्षण नहीं होंगे, कम होंगे, तो हम उसमें बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि परिकल्पना की व्याख्या का तरीका बहुत सरल होना चाहिए। यह भी उसमें समझ होनी चाहिए कि परिकल्पना की सरलता का उसके हमें महत्व से कोई संबंध नहीं है। मतलब हमें परिकल्पना इस प्रकार से हमें व्याख्या करनी चाहिए कि वह सरल हो, मतलब सरल सहज होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, हम शोध कर रहे हैं या उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, वह समान से सरल वह व्यक्ति को समझ आ पाए। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें परिकल्पना करनी चाहिए। और घटनाओं के बीच में हमें समानता होनी चाहिए, या वो बोला जा सकता है कि हमें नए नए अनुभवों और प्रतिस्पर्धाओं का अवलोकन करके हम एक नई प्रणाली लाना चाहते हैं। ये सारे कार्य हम इसमें हमें ध्यान में रखते हुए हम परिकल्पना की विशेषता पर हम ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारी विशेषता। तो ये था परिकल्पना की विशेषता, परिकल्पना क्या थी ये बताइए। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परिकल्पना के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिकल्पना के प्रकार हमारे पास हैं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के हम परिकल्पना को देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इसमें कि सरल परिकल्पना क्या होती है। सरल परिकल्पना क्या होती है, इसका पहला 6 प्रकार की हम परिकल्पना ऐसे जो हमारे रहते हैं जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं परिकल्पना कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है सरल परिकल्पना क्या होती है। तो यह एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर के बीच जो संबंध को दर्शाता है। मतलब कि एक आश्रित चर रहता है जो दूसरा एक स्वतंत्र चर उसको दर्शाता है, वह होता है हमारा सरल परिकल्पना। तो एक मैं अच्छा उदाहरण बता रही हूँ आप लोगों को कि एक हमारे सामान्य जीवन में भी किस प्रकार से हम देख सकते हैं एक सरल परिकल्पना, जो कि हमारे घरों में भी घटती है। ये चीज़ हम सब देख सकते हैं। तो मैं बताती हूँ इसको उदाहरण। यदि आप जैसे कि कुछ चीज़ अधिक खाते हैं, कुछ भी चीज़ अधिक खाते हैं तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा
या फिर अधिक जैसे आप कुछ चीज़ खा रहे हैं तो वह एक स्वतंत्र चर होता है, और जबकि जब आपका वजन कम करना वह आपका निर्भर चर होता है, कि मतलब आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वह निर्भर करता है कि कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो वह एक जो वजन कम करना वह निर्भर करता है एक चर के ऊपर में। तो ये हमारे आसपास से सरल परिकल्पना है कि हम किस प्रकार से, देखो ये चीज़ों का हमारे घरेलू उपयोग में भी जो हर व्यक्ति के साथ एक घटित होता है कि कभी कभी कुछ होता है कि कोई व्यक्ति कम खाता है वजन ज़्यादा बढ़ता है, कभी कुछ होता है कि वह अधिक खाता है और वजन कम होता है। तो यह दोनों चीज़ें निर्भर करती है इस चर पर। फिर देखो यहाँ पर मैं आपको बताई कि यहाँ पर डिपेंड क्या होता है कि वजन किस प्रकार से बढ़ रहा है घट रहा है। तो आपका भोजन जो रहता है वो आपका स्वतंत्र चर है, तो वह आपकी एक इक्विवेलेंट बैलेंस बनाता है कि आप कितना खा रहे हैं, आपका वजन कितना हो रहा है, अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है। तो यह हमारी आ जाती है कि सरल परिकल्पना आ जाती है। फिर हमारा सेकंड आता है जैसे कि एक जटिल, यहाँ आते हैं जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना क्या होती है? जटिल परिकल्पना में देखो स्वाभाविक सी बात है, जटिल मतलब कठिन होता है। तो यह मान लें कि यह दो या दो से अधिक आश्रित चर या दो या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच में जो संबंध को दर्शाता है वह होता है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक चर होते हैं। उसमें क्या बताई थी मैंने, केवल यहाँ पर बस दो चर होते हैं, एक आश्रित रहता है एक स्वतंत्र चर। इसमें दो या दो से अधिक चर जो होते हैं उस पर किस प्रकार से स्वतंत्र चर के बीच में संबंध हम दर्शाते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण इस पर बता रही हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको भोजन कि आप किस प्रकार से करते हैं, वजन कम होता है कि घटता है। उसी प्रकार से अगर आप जैसे अधिक क्वांटिटी में अगर आप सब्जी ले लेते हैं या फल आप खाने में वजन कम होता है करके, तो आप उससे देखिए आपके शरीर पर क्या क्या चीज़ें बदलाव आती है। अगर आप फल खाते हैं और सब्जियाँ अधिक खाती हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, ऊंचा हो सकता है, कम हो सकता है, या जैसे आपकी कई बीमारियाँ इससे कम हो सकती हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जटिल प्रक्रिया ये होगी कि दो या दो से अधिक आश्रित चर या दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर को हम संबंध दर्शाते हैं तो वो किस प्रकार से और सरल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप सब्जी बस ले रहे हैं, पर सब्जी के साथ अगर आप फल भी खा रहे हैं तो वो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से हमें कई रोगों से मुक्त कर रहा है, कई हमें जो खतरनाक बीमारियां उससे हमें क्या बोलते हैं वो जो खतरा है हमारे हो सकता है उत्पन्न होना, उसको कम करता है। तो यह चीज़ हम देख सकते हैं, ये एक आ जाता है ये जटिल परिकल्पना के आधार पर। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है। यह हमारा थर्ड था, दिशात्मक परिकल्पना। तो यह जैसे कि मैंने बताया, अब तीसरा क्या है हम देखते हैं परिकल्पना। तो दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है? तो यह है कि बोला जा सकता है कि जैसे एक शोधकर्ता बौद्धिक है और एक विशेष परिणाम के लिए वह प्रतिबंध है, मतलब चरों के बीच संबंध भी इसकी प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसा अनुमान हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि हम जैसे दो हम चर हैं उसके बीच में हम कैसे प्रकृति का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर परिकल्पना मतलब हम अनुमान ही लगाते हैं, किसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं, मतलब अनुमान ही करना है। हम वो चीज़ करने वाले रहते हैं जिसके पश्चात हम उसको सोच लिए रहते हैं, एक हमारी रूपरेखा या रचना बन जाती है उसके प्रति। तो उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहूँगी बहुत अच्छा, जैसे कि अगर आप दो एज मतलब अलग अलग एज के बच्चों को देख लो तुलना में, एक 4 साल की उम्र के बच्चों में और 5 साल की अवधि के बीच की तुलना में अगर हम देखते हैं तो उचित भोजन करने वाले बच्चे की IQ मतलब अच्छी रहती है, और जो अनुचित जो भोजन करता है उसकी IQ कम रहती है। तो मतलब यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो मतलब अच्छा खा पी रहा है, सब चीज़ कर रहा है, तो उसकी IQ अच्छी तेज रहेगी, और जिसे मतलब पूर्ण पौष्टिक आहार वह नहीं ले रहा है तो उसकी IQ उस बच्चे की कम रहेगी। तो इस प्रभाव से हम एक दिशा को दर्शाते हैं। एक हमारी है देखना, कहीं भी हम विज्ञान हो गया या किसी भी क्षेत्र में एक अनुमान किसी प्रकार से लगाते हैं कि किस प्रकार से एक अवधि या उसके हम एक मानसिक स्तर के हम सोच को देखते हैं, एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो यह सारी चीज़ें इसी पर हम अपनी परिकल्पना की उपज ही रहती है यह सारी चीज़ें। तो यह रहेगी।
फिर नेक्स्ट जैसे अब दिशात्मक परिकल्पना मैं बता चुकी। अब चौथा पॉइंट आता है कि गैर दिशात्मक प्रक्रिया। गैर दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है? पहले हमें वह दिशा दे देता है, फिर हम गैर दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई सिद्धांत शामिल नहीं होता, कोई भी एक सिद्धांत शामिल नहीं होता। यह एक बयान करता है कि रिश्तों की जो सटीक प्रकृति मतलब कि दिशा की भविष्यवाणी किए बिना दो चरों के बीच में एक संबंध मौजूद हो जाता है। मतलब वह कुछ भी दिशा निर्धारण या कुछ भी हम भविष्यवाणी या कल्पना नहीं करती और वो दो चरों के बीच में एक संबंध को मौजूद कर देता है। तो वह क्या है, एक हमें दिशा निर्धारण नहीं होता तो वह गैर दिशात्मक ही है। तो उसके बीच से फिर वह जो संबंध स्थापित हो जाता है तो वह हो जाता है हमारा गैर दिशात्मक परिकल्पना के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, पांचवा है कि शून्य परिकल्पना क्या है। तो शून्य मतलब कि जीरो, मतलब पूरा खाली, कोई भी कुछ भी वैल्यू नहीं रहती जिसका, तो वो बोल सकते हैं कि शून्य परिकल्पना क्या होगी। तो यह वह होता है जो परिकल्पना के विपरीत है। यह एक नकारात्मक कथन है जो बोला जा सकता है कि यहाँ पर स्वतंत्र और जो आश्रित चरों के बीच कोई संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं होता। मतलब तो हम अभी तक देख रहे हैं कि एक स्वतंत्र चर रहता है और एक आश्रित चर रहता है जिसके ऊपर हम ये सारे वेरिएबल्स और हमारी परिकल्पना होती है। पर यहाँ पर शून्य परिकल्पना क्या होती है, यहाँ पर ना कोई स्वतंत्र चर है ना कोई आश्रित चर है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, तो शून्य परिकल्पना हमें नजर आती है। तो यह हो जाता है हमारी शून्य परिकल्पना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर छठवां पॉइंट हमारा आएगा कि साहचर्य और कारण, साहचर्य और कारण परिकल्पना क्या है। यह हमारा छठवां एंड लास्ट परिकल्पना के प्रकार में आता है कि छठवां क्या है, सहचर और कारण परिकल्पना। मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि सहचर और परिकल्पना तब होती है जब एक चर में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है। तो जबकि हम कारण परिकल्पना मतलब बोल सकते हैं दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक कारण और प्रभाव बातचीत से का प्रस्ताव करती है तो होती है। तो सहचर क्या होती है, मैं बताइए आपको, एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी हम देखते हैं कि वही सेम परिवर्तन दूसरे भी चर में हमें दिखाई देता है। तो मतलब साथ ही साथ वो चीज़ बोला जा सकता है सहचर मतलब कि फिर परिकल्पना कारण परिकल्पना क्या बताए कि दो या दो से अधिक चरों के बीच एक कारण या प्रभाव कोई बातचीत के मतलब कि कारण होना वहाँ पर उचित है, तब वहाँ पर कोई बातों में प्रभाव डाल सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। तो ये था जो हम ये 6 प्रकार की हम परिकल्पना और प्रकारों का हम अपने जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं और अपने अनुसंधान में भी हम ये 6 प्रकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये सामान्य हमारे 6 प्रकार की परिकल्पना बताएं जिसके आधार पर हम अपना अनुसंधान का कार्य भी करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।